This video is sponsored by V-Guard. सज्जन कुमार, मैं एक सर लौटूंगी। सज्जन कुमार, पोलराइजेशन की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने और स्पेशली राजस्थान में कल वोटिंग हुई तो दिखा भी तिजारा और पोखरण दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी रही जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ और दोनों ही जगहों पर एक तरीके से वो हिंदुत्व वाले फेसेस चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां एक बार फिर पोलराइजेशन की कोशिश कामयाब होती दिखी। देखिए, सारे हिस्सों में नहीं, कुछ कुछ हिस्सों में हुआ है। अगर आप देखें तो पोखरण में पिछली बार भी चूंकि वहां की डेमोग्राफी में मुस्लिम्स ज्यादा हैं, तिजारा में भी मुस्लिम्स ज्यादा हैं, तो वो एक कांस्टेंट फैक्टर है हिंदू मुस्लिम का होना। लेकिन पूरे राजस्थान की अगर आप बात करें, थोड़ा बहुत उदयपुर को भी ले लें साथ में, उनको छोड़ के देखें तो मारवाड़ के बड़े हिस्से में मुझे नहीं लगता हिंदू मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। वहां जाट वर्सेस बाकी जो राइवलरी है राजपूत की, वो एक फैक्टर हो सकता है। मेवाड़ रीजन में जाएं तो भील आदिवासियों की बात है, गुर्जर्स की बात है। तो मुझे लगता है कि जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो बहुत ही कम हिस्सों में है। चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो इस बार मुझे लगता है कि जातिगत आधार पे जो एक प्रयास है और जो आदिवासी और दलित और तमाम ओबीसी वगैरह की है उस पे ज्यादा है। तो फिर गुर्जर की जब आप बात कर रहे हैं सज्जन, तो क्या राजेश पायलट के जरिए सचिन पायलट को भी लूप में ले आना और क्या ये गुर्जर कम्युनिटी को कहीं अपील करता हुआ दिखेगा और इसीलिए ये कार्ड खेला भी गया? देखिए, गुर्जर कम्युनिटी की बात देख लें तो उसमें ये लोगों ने एक कयास लगाया था कि चूंकि सचिन पायलट को जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सीएम नहीं बनने दिया कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास के बावजूद, तो बहुत नाराजगी होगी और 18 की तुलना में पूरा का पूरा वोट या एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को जितना गुर्जर वोट या गुर्जर एंगर का फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा मिल रहा है। थोड़ा बहुत जरूर मिल रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि स्थानीय चुनाव में जो सरकार की स्कीम्स होती हैं, ला ला के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड है, उसकी जरूरत उन जातियों को या वर्गों को ज्यादा होती है जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं। तो कहने के लिए मीणा वहां पे आदिवासी समाज में है लेकिन मजबूत है, सबल है, तो वो तो फिर भी एक अपनी क्लियर लाइन रखते हैं। लेकिन गुर्जर समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्कीम्स को भी प्रश्रय देता है। अगर डिलीवरी सही हुई है तो जो गहलोत साहब है उनकी जो महंगाई राहत स्कीम्स थी बहुत सारी, और उसमें यह है कि हमेशा हम जानते हैं कि चुनाव के पहले बहुत पॉपुलर स्कीम्स आते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश वगैरह की तुलना में आप देखें जहां 5-6 महीने पहले लाडली बहना योजना आई, राजस्थान में लगभग 1 साल पहले आ गई थी, तो उसमें गुर्जर कम्युनिटी का भी एक हिस्सा कांग्रेस के साथ रिटेन कर गया। और अंत में अगर आप देखें तो सचिन पायलट ने भी अपनी जोर लगा दी। तो हमें नहीं लगता है कि गुर्जर कम्युनिटी, हाँ एक वर्ग जो है छोटा सा वर्ग वो नाराज था और निश्चित तौर पर कैंडिडेट फैक्टर पे जाएगा, लेकिन कुल मिला के गुर्जर एंगर एक फैक्टर है और बीजेपी को लाभ करेगा ऐसा मुझे नहीं दिखा। बीजेपी को जो एक चीज वहां पे सबसे ज्यादा फायदा कर रही है वो ये कि उसका जो कोर बेस है वो बड़ा है कांग्रेस से। आप देखिए उसमें अपर कास्ट में चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो और तमाम सिंधी या ओबीसी का एक वर्ग है, वो बीजेपी का कोर वोटर है, वो बड़ा वर्ग है। और यही कारण है कि बीजेपी जब हारती भी है तो लगभग 70 से 80 के बीच में और कांग्रेस जीतते जीतते भी 100 के करीब पहुंचती है। तो अभी जो जब बीजेपी जीती थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीती, भले ही 2013 की बात करें 163 वोट वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में मिले, उसके पहले देखें तो 120 सीटें जीती। और जब कांग्रेस जीतती है तो बहुत छोटे से मार्जिन से कांग्रेस सत्ता हासिल करती है। इस बार रिवाज बदलेगा सज्जन या राज बदले? नहीं, देखिए मैं यही बोल रहा हूं कि इस बार अगर आप मेरी बात करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार चुनाव बड़ा क्लोज है। हालांकि बहुत सारे जो पोलस्टर हैं वहां पे उनका मानना है कि बीजेपी को एक स्लाइट एज है, लेकिन कहीं भी मुझे बीजेपी अगर जीतती भी है मान लीजिए तो एक क्लियर मेजॉरिटी जो है वो क्लियर मेजॉरिटी में एक बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, वो बहुत ही ऐसा हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस जैसी जीत जीते और कांग्रेस बीजेपी जैसी हार हारे। ये एक संभावना दिख रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कांग्रेस फाइट में है, इसका कारण यह है कि कांग्रेस जो 20 से 40 सीट के बीच में आ जाती थी हारने पे गहलोत की
और एक बात याद रखिए, गहलोत साहब वहां चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। तो उस स्थिति में तो हो मोदी सकता है गहलोत भी कि होता हुआ दिखा क्या? मोदी वर्सेस देखिए, गहलोत? मोदी वर्सेस गहलोत में एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी की जो एक एक्स फैक्टर वाली इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव तक थी, 14 से 19 में मोदी जी विधानसभा में एक बहुत बड़े फैक्टर होते थे, 2-3% का स्विंग लोग मानते थे कुछ सीटों पे। अभी एक चीज ये दिखने में लग रहा है कि मोदी का अपना स्विंग फैक्टर है, अगर वो खुद उसमें स्टेक होल्डर है, जो लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन लोग एक क्लियर डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं कि मोदी के नाम पे बीजेपी को अगर वो डिजर्व नहीं करती है तो रिवार्ड नहीं करेंगे। और वहां पे जो बीजेपी की अभी बात कही गई कि संगठन का जो एक स्ट्रेटेजी रहा, किस कारण से रहा संगठन के लोग बताएंगे, कि लोकप्रिय चेहरों को, खासकर राजस्थान में वसुंधरा जी को जिस तरीके से इग्नोर किया गया शुरू में और अंत में अपीज करने की कोशिश की गई, अगर ये शुरू से होता तो हमें लगता है कि शायद बीजेपी जो अपना नंबर दे रही थी 120-25 शायद हो जाता। लेकिन आज की तारीख में मुझे लग रहा है बीजेपी की अगर विक्ट्री होती भी है तो एक स्टंटेड विक्ट्री होगी, जस्ट वो कांग्रेस जैसी विक्ट्री होगी। लेकिन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सज्जन कि मोदी अगर स्टेक होल्डर है तभी स्विंग कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि विधानसभा चुनाव में मोदी स्टेक होल्डर नहीं है तो ये स्विंग कैपेसिटी भी कहीं न कहीं लूज होती है। राजीव रंजन, और क्योंकि आप तेलंगाना में इस समय मौजूद हैं और आज मोदी खुद तेलंगाना में थे, निशाना साधा उन्होंने, आज भी कल राहुल गांधी ने निशाना साधा था, तो क्या तेलंगाना का गणित थोड़ा बहुत कुछ बदलता, बिगड़ता, बनता? केसीआर वर्सेस राहुल गांधी, ये तेलंगाना का एक मोटा मोटी चुनाव का आंकड़ा समझ में आ रहा है कि भाई बीआरएस मेजॉरिटी सीट्स ले गई 70-75, बची हुई सीटें कांग्रेस के पास रह गई और अदर्स ने भी स्टेक होल्डर के तौर पर कब्जा जमाया। ये इक्वेशन क्या तेलंगाना में बदलता हुआ दिख रहा है इस बार? देखिए, तेलंगाना में जो लड़ाई है, हालांकि अभी मेरे देखने में बीआरएस बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत तेजी से पिछले 1.5-2 महीनों में जो है वो ग्राउंड गेन किया है। अगर आप देखें उसकी 2-3 वजहें हैं। एक तो उन्होंने जो अपने प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को हटाया बीजेपी ने 3-4 महीने पहले, उससे बड़ा असर पड़ा। दूसरे प्रधानमंत्री अभी 1.5-2 महीने पहले आए और जब उन्होंने कहा कि केसीआर एनडीए में आना चाहते थे तो उसका भी बहुत असर, और हमने आने नहीं दिया। और आज की रैली जिसका जिक्र कर रही है, उन्होंने कहा कि केसीआर और कांग्रेस एक ही है, तो उसका असर ये पड़ा कि यहाँ लोग केसीआर को ऐसा मान के चल रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी के भाव वाले केसीआर का स्टैंड रहता है। लेकिन लोगों को जब ये पता चला, खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ 13% है और बहुत कंसंट्रेटेड है 35-40 सीटों में। आपको पता है 7 सीट तो एमआईएम की कहीं जानी नहीं है, वो 7 की 7 उनको मिलनी है, 9 लड़ते हैं 7, और बाकी जगहों पर जो मुस्लिम वोटर हैं वो अभी तक बीआरएस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा एग्रेसिव कैंपेन यहाँ पर चलाया जिसमें कि बीआरएस को, ओवैसी को और बीजेपी को एक ही तरफ बताने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री के उस बयान से कि केसीआर एनडीए में आना चाहते थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस को यह मौका मिला ये कहने का कि वो केसीआर से लड़ने वाली अकेली पार्टी है। तो ये तेलंगाना का माहौल। संजय जी, मैं अक्सर इस गणित को भी समझने की कोशिश करती हूँ। राजनाथ सिंह ने अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया और कहा कि भाई विधानसभा लोकसभा बिल्कुल अलग होते हैं, न मुद्दे एक जैसे होते हैं, न नेता एक जैसे होते हैं। लेकिन क्या इस बार 2023 का ये रिजल्ट 24 के बारे में भी कुछ कहेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि 23 के नतीजों से हम 24 के का अनुमान लगा सकते, लेकिन 23 के नतीजे जिस प्रकार के होंगे उससे 24 के लिए माहौल जरूर बनेगा। अब इस वक्त अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए बीजेपी तीनों राज्य हार जाती है, और मैं हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों का जिक्र कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो कम से कम एक कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनने लगेगा और बीजेपी में एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा। उनके पार्टियों के बीच में के कैंडिडेट्स के बीच में डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा, वर्कर्स के बीच में एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा। इसका विपरीत
लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि बीजेपी निश्चित रूप से 2024 का चुनाव हार रही है, क्योंकि लोगों ने 3 राज्यों में बीजेपी को खारिज कर दिया, इसी के लिए बीजेपी को वो इन 3 राज्यों में 2024 में भी वोट नहीं देंगे। ऐसा होने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। हाँ। लेकिन इसका फर्क इतना पड़ेगा कि बीजेपी एक थोड़ा डिमोरलाइज लॉट होगी। हाँ, फर्क ये पड़ेगा, एक माहौल बनेगा विपक्षी के ओर। अगर मान लीजिए बीजेपी तीनों राज्यों में चुनाव जीत जाती है तो इंडिया गठबंधन जो है, उसके जो सहयोगी पार्टनर है सब, थोड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा। और बीजेपी को 2024 में तो यूं ही वोट मिलने वाले हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसका सीधा सीधा संबंध नहीं है। तो अगर बीजेपी जीतती है तो उसके लिए और बेहतर ही स्थिति होगी 2024 में। लेकिन अगर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं भी होता है तो भी मुझे लगता है कि इसका सीधा सीधा संबंध 2024 में लोग वोट कैसे देंगे उससे सीधा सीधा संबंध मैं नहीं देख रहा। विनोद जी, जितने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को राज्यों में उतार दिया गया और बहुत सारे टिकट भी इस वजह से क्षेत्रीय नेताओं के काट दिए गए कि भाई नरेंद्र सिंह तोमर लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौर लड़ेंगे, इनमें से जो चेहरे हारेंगे, क्या उनका स्टेक 2024 में भी कम रह जाएगा? अगर उनको तो दोबारा इलेक्शन लड़वाएंगी नहीं सब पार्टी, वो अपने आप से साइड पे हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो रणनीति थी पता नहीं किसने उनको समझाया। ये लोग कोई, जैसे मिसाल के तौर पे गहलोत साहब हैं जिनको कि वो शेखावत साहब हैं राजस्थान के, गजेंद्र शेखावत, जिनको कि भैरव सिंह शेखावत 2 बनाना चाहती थी बीजेपी, क्योंकि उनका ओरिजिनली ही हेल्स फ्रॉम शेखावटी, भैरव सिंह जी की तरह, लेकिन लड़ते इलेक्शन जोधपुर से हैं। तो उनकी वो धाक जमी नहीं, उनकी वो धाक नहीं जमी। उसी तरह से राज्यवर्धन राठौर मंत्री पद से निकाल दिए गए। अब वो जयपुर में एक असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिया कुमारी का परफॉर्मेंस शायद उनसे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो जिस जगह से लड़ रही हैं वो उनकी एंसेस्ट्रल फैमिली, मतलब रॉयल फैमिली का एक सिटाडेल टाइप सीट है वो। तो इन लोगों को कुछ को तो सेफ सीट से लड़वाया गया है और कुछ को ऐसी सीट से लड़वाया गया है जो कि कलिष्ट और डिफिकल्ट सीट्स थी। तो ये लौट के मेरा ये मानना है कि ये संजय जी तो सेफोलॉजिस्ट है और इनको ज्यादा पता रहता है, लेकिन जहां तक मेरी समझ मुझे बताती है कि अगर ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है तो एक सेंस ऑफ ग्रेट डिमोरलाइजेशन इंडिया अलायंस में होगा और उसके बिखरने की संभावना होगी। हाँ। अगर कांग्रेस जीत जाती है और उसके बाद दरियादिली दिखाती है और ये कोशिश करती है कि कम से कम 400 सीट पे स्टेट कंटेस्ट हो जाए, तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाएगा ये। उसके लिए कांग्रेस को दरियादिली दिखानी पड़ेगी अगर जीत जाती है वो। तो ये कनेक्शन है इस बार। क्या कुछ श्रीवास्तव ये 2019 के कनेक्शन से बिल्कुल अलग है? जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई पिक्चर बिल्कुल अलग है 24 की और 19 की, और इसीलिए अलग है क्या कि कांग्रेस अगर विक्टोरियस स्टेट में आती है 5 राज्यों में जनादेश को लेकर 3 दिसंबर को, तो इंडिया गठबंधन में एक तो उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और दूसरा जो 1-on-1 का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया इंडिया गठबंधन ने, उसके बाद क्या एनडीए के लिए चुनौतियां वाकई 19 के मुकाबले मुख्तलिफ होंगी, बड़ी होंगी? बिल्कुल सही है कि 19 के चुनाव की चुनौतियां जो है बिल्कुल विभिन्न थी और आज की चुनौतियां 23 और 24 की चुनौतियां बिल्कुल विभिन्न हैं। अगर कांग्रेस जीत ही जाएगी तो वो इतना उदार क्यों होगी? आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने से ज़्यादा में इंडिया गठबंधन की कोई भी बैठक नहीं हो पाई, जिसको लेकर के बाकी गठबंधन के दल जो हैं कलप रहे हैं पूरी तरीके से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बाकी हो। तो अगर कांग्रेस अपनी की औकात बढ़ती है या कांग्रेस की क्षमता बढ़ती है, राज्य बढ़ते हैं, तो तय बात है कि उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वो बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ने पर वो विनोद जी ज़्यादा
वही मैं कह रहा हूं कि वो फिर अपनी सीटें ज्यादा लेने की कोशिश करेगी बनस्पत उसके। क्योंकि अगर यूपी में भी उसको 4 सीटें मिलेंगी, बिहार में भी कुछ नहीं मिलेगा, या और राज्य जितने भी हैं जहां क्षेत्रीय दल हैं, तो वो करेगी क्या? क्यों इतना सारा वो कर रही? लेकिन विनोद जी इस पर सहमत नहीं दिख रहे हैं। विनोद जी बस 10 सेकंड का रिमार्क मैं चाहती हूँ इस वाले सवाल पक्का लग रहा है। ये आर्गुमेंट है कि भाई a leopard will not change its spots। कांग्रेस की जो पास्ट हिस्ट्री है वो यही है कि वो जीत के बाद वो डिमांडिंग हो जाते हैं और एम्बिशियस हो जाते हैं, काफी हद तक एरोगेंट भी हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने स्वयं के हित में और ऑपोजिशन यूनिटी के हित में, देखिए ये अलायंस बनी क्यों है? इट इज अ सर्वाइवल अलायंस। लेकिन विनोद जी एक सवाल फिर ये भी तो पैदा होता है कि अभी हाल फिलहाल तक भी अखिलेश यादव आक्रामक अंदाज में कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी 2024 की जब स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी तो हो सकता है वो गलबैयां फिर से नजर आए। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे पहली बात कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट होगी तो इंडिया अलायंस की भी तकरीबन स्थिति स्पष्ट होगी, और एनडीए वर्सेस इंडिया का भी कंटेस्ट किस तरफ बढ़ता हुआ, किस कैपेसिटी में दिखेगा, यह भी स्पष्ट होगा। मेरे सभी पैनलिस्ट का, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल। This video is sponsored by V-Guard.